टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। जिस हाथ को पकड़कर चलना सीखा था हमने, आज कैसे भूल गए हम उन कांपते हाथों को थामना। कांपते हुए हाथ जिसे अक्सर बढ़ती उम्र का लक्षण मानकर, सामान्य लक्षण मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है और ये समझा जाता है कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ही आगे जीवन चलेगा। लेकिन हाथों का कांपना और उसके साथ कई अन्य लक्षण इस बात का संकेत हो सकते हैं कि व्यक्ति को पार्किंसंस डिजीज हो गई है। यह रोग क्या होता है, किस तरह से इसका प्रभाव होता है, क्या होते हैं इसके लक्षण और क्यों आवश्यक है कि जल्द इसका इलाज शुरू कराया जाए। इलाज के लिए क्या विकल्प हैं और कैसे पार्किंसंस डिजीज से प्रभावित व्यक्ति के जीवन को सरल बनाया जा सकता है, ये आपको बताएंगे विशेषज्ञ। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेंद्र एम धमीजा, प्रोफेसर न्यूरोलॉजी एंड डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज, trained in neurology from India and Australia, fellowship in movement disorders, University of Melbourne. Formerly, he was professor and head Department of Neurology from Lady Hardinge Medical College. Honored with Medical Teachers Award, National Award for Science and Technology. He has peer-reviewed publications approximately 200. Chair National Task Force on Brain Health, Government of India, International Advisor, Royal College of Physicians, Chair Movement Disorders, World Federation of Neuro Rehabilitation, Section Editor, Movement Disorders, Neurology, India. बहुत स्वागत है डॉक्टर धमीजा आपका। आज के डिस्कशन में हमारे साथ हैं डॉक्टर दिव्यानी गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। Her areas of interest and expertise are movement disorders, Parkinson's disease, neurogenetics, Associate Fellow of National Academy of Medical Sciences, Fellow of the Royal College of Physicians. बहुत स्वागत है डॉक्टर दिव्यानी। किस तरह से सर्जरी की भूमिका होती है और कौन सी सर्जिकल थेरेपीज या प्रोसीजर्स पार्किंसन के रोगी के लिए लाभकारी है, ये बताने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर कंवलजीत गर्ग, एडिशनल प्रोफेसर न्यूरोसर्जरी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। His areas of interest are spine surgery, deep brain stimulation for Parkinson's disease and dystonia, instrumentation of traumatic and degenerative spine, spinal tumors, surgery for complex spine trauma, gamma knife radiosurgery, brain tumors, vascular malformations, pediatric neurosurgery, skull-based and cerebrovascular surgery, endoscopic neurosurgery and neurology, neuro-oncology. बहुत स्वागत है डॉक्टर कंवलजीत गर्ग। हमारे सभी विशेषज्ञ आपको विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से पार्किंसन डिजीज के साथ जीवन संभव हो सकता है, बेहतर हो सकता है, साथ ही कैसे इस रोग की जल्द पहचान हो सकती है और इलाज कैसे होना चाहिए। एक रिपोर्ट देखते हैं और ये समझ लेते हैं कि दरअसल पार्किंसन रोग है क्या और क्या होता है इसका प्रभाव किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर। पार्किंसन तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग है। पार्किंसन रोग को क्रोनिक डिजेनरेटिव विकार भी कहते हैं। कई कारक पार्किंसन रोग के खतरे को बढ़ाते हैं, जैसे अधिक आयु। 60 वर्ष की आयु से अधिक होने पर पार्किंसन रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। आनुवंशिक कारक, पूर्व में मस्तिष्क में लगी चोट, हानिकारक रसायन जैसे कीटनाशक और अन्य प्रदूषक तत्वों के संपर्क में आना, कुछ दवाओं का सेवन। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में पार्किंसन रोग होने की संभावना अधिक होती है। कुछ सावधानियां रखकर पार्किंसन रोगी को जटिलताओं से बचाया जा सकता है, साथ ही गिरने की संभावना को भी कम किया जा सकता है। पार्किंसन रोग समय के साथ बढ़ता है और रोग के लक्षण धीरे धीरे बढ़ते हैं, जो रोगी के जीवन को प्रभावित करने लगते हैं। इन समस्याओं को कम करने के लिए दवाओं और इलाज की आवश्यकता होती है। पार्किंसन रोगी के कमरे में कुछ बदलाव करना आवश्यक है। फर्श से चीजें हटा दें जिससे व्यक्ति के गिरने की संभावना कम हो। कारपेट को हटा दिया जाए। फर्श अधिक चिकना या फिसलन वाला न हो। साथ ही कमरे में अंधेरा न रहे, कमरे में हल्की रोशनी रखें। पार्किंसन रोगी के बाथरूम में भी कुछ बदलाव करना अनिवार्य है। नॉन स्किड रबर मैट का प्रयोग करें। साइड रेलिंग लगवाएं।
कॉर्डलेस या मोबाइल फोन साथ रखें। दांत साफ करना, शेविंग, बाल बनाना जैसी क्रियाएं बैठकर की जा सकती हैं। दवाओं के अलावा ब्रेन स्टिमुलेशन भी मूवमेंट डिसऑर्डर जैसे पार्किंसन की बीमारी में काफी कारगर है। नई तकनीकों से पार्किंसन रोग को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। जीवन शैली में बदलाव से पार्किंसन रोगी के जीवन को बेहतर बनाने में सहायता मिलती है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। पार्किंसन रोग के विषय में जागरूकता इस रोग की जल्द पहचान में उपयोगी है और सतर्क रहना, साथ ही ये जानना कि किस तरह के बदलाव किए जाएं तो पार्किंसन रोगी का जीवन सरल हो सकता है। इसके लिए विशेषज्ञों की सलाह बहुत ही कारगर है। इसलिए विशेषज्ञ आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में, जो आपको बताएंगे कि कैसे पार्किंसन रोग का सामना किया जाए और किस तरह के बदलाव उस व्यक्ति के लिए आवश्यक होते हैं, साथ ही केयर गिवर्स को किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। इस विषय से संबंधित कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं या हमारे विशेषज्ञों से प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारे इन 2 नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 011 है दिल्ली का STD कोड जो आपको लगाना है। नंबर है 23097648 एंड 23097671। आप अपने प्रश्न ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। आइए समझ लेते हैं इस रोग के बारे में, इसके विस्तार के बारे में और इसके प्रभाव के बारे में। सबसे पहले डॉक्टर धमीजा, अगर पार्किंसन रोग की बात की जाए, कितनी जागरूकता आप देखते हैं लोगों में इस रोग को लेकर, क्योंकि ये उन रोगों में से है जिसके लक्षण आमतौर पर इस बात को लेकर कंफ्यूज किए जाते हैं कि व्यक्ति की उम्र बढ़ रही है, तो शायद इस प्रक्रिया का सामान्य भाग है। देखिए, पार्किंसन डिजीज़ की जागरूकता अभी बढ़ी है पिछले कुछ सालों में, और आज का दिन जो है वैसे भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम हर वर्ष 11 अप्रैल को वर्ल्ड पार्किंसन डे मनाते हैं। इसीलिए कि जागरूकता को बढ़ाने के लिए इस दिन जो है जेम्स पार्किंसन जो हैं, जिनके नाम पे ये बीमारी है, वो 11 अप्रैल 1755 में पैदा हुए और उनके जन्म दिवस को हम वर्ल्ड पार्किंसन डे मनाते हैं। वो एक डॉक्टर थे लंदन में जिन्होंने पहली बार जो ये पार्किंसन डिजीज़ को रिपोर्ट किया ऐसे जो शेकिंग पाल्सी 1817 में, और उसके बाद फिर ये बीमारी जो है उनके नाम पे की गई। और प्रतिवर्ष हम जागरूकता पैदा करने के लिए, इस रोग के बारे में, केयर गिवर्स की सपोर्ट के लिए, और जो लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं उनको ऑनर करने के लिए, उनकी रिजिलियंस की ऑनर करने के लिए हम ये दिन जो है मनाते हैं और पूरे विश्व में ये मनाया जाता है ताकि लोगों को इस रोग के बारे में जागरूक किया जाए। जी, 11 अप्रैल को हम सभी ने विश्व पार्किंसन दिवस मनाया, लेकिन हमारी जिम्मेदारी यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती। आवश्यकता इस बात की है कि हर दिन को पार्किंसन दिवस के रूप में ही मनाया जाए। इसकी जितनी जानकारी और जागरूकता बढ़ाई जा सकती है उसमें सभी अपना योगदान दें। डॉक्टर दिव्यानी, कितनी आम समस्या है हमारे देश की अगर बात की जाए, और सामान्य तौर पर शुरुआती अवस्था में किस तरह से प्रभावित करना शुरू करती है व्यक्ति को? जी, तो पार्किंसंस डिजीज़ एक बहुत ही कॉमन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अगर हम न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स की बात करें, जिसमें से एक पार्किंसंस है, तो ये सेकंड मोस्ट कॉमन न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। इसमें कुछ खासियत होती है कि जो उम्र बढ़ती है उसके साथ में इसका रिस्क बढ़ता है। तो 65 साल की उम्र के ऊपर 1% ऑफ पीपल उनको पार्किंसंस हो सकता है। तो अब इतनी कॉमन है तो हमें ये भी जानना चाहिए कि इसके लक्षण हम कैसे रिकॉग्नाइज करें जल्दी से। तो जो अर्ली स्टेज में होता है वो सिम्टम्स या लक्षण जो हैं बहुत ही हल्के हो सकते हैं, जैसे कि जस्ट शोल्डर में दर्द हो रहा है, चलते टाइम पेशेंट को लगे कि बहुत थोड़े से स्लो हो रहे हैं, देखने वाले को समझ में आता है, मरीज़ को खुद भी नहीं समझ में आता है कभी कभी, या एक साइड चलते वक्त जो हम नॉर्मली चलते हैं तो हाथ स्विंग करता है, तो वो हाथ का स्विंग करना थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इस तरह के लक्षण हो सकते हैं जो कि मोटर सिम्टम्स कहलाते हैं। लेकिन पार्किंसंस में एक और चीज़ खासियत है कि नॉन मोटर सिम्टम्स भी हो सकते हैं जो कि मोटर सिम्टम्स से भी पहले आ सकते हैं। तो नॉन मोटर सिम्टम्स में जो कॉमन होते हैं वो है कब्जियत की दिक्कत, लो मूड या डिप्रेशन की प्रॉब्लम, नींद में हड़बड़ाहट होना, उसको RBD या REM स्लीप बिहेवियरल डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये कुछ नॉन मोटर सिम्टम्स हैं जो अर्ली स्टेज में पहचाने जा सकते हैं। जी,
डॉक्टर कंवलजीत, सर्जरी का जिक्र करें तो कितना महत्व है सर्जरी का और भूमिका कहाँ पर आती है? पार्किंसन किस अवस्था में हो या क्या क्लियर कट इंडिकेशंस हो सकते हैं जिसमें विशेषज्ञों को ये लगता है कि सर्जरी से लाभ हो सकता है या उपयोगी होगी? देखिए, पार्किंसन बीमारी का पहला ट्रीटमेंट दवाइयों से ही होता है। शुरू में दवाइयाँ शुरू की जाती हैं जब दवाइयों का असर कम होने लगता है, या कुछ कहते हैं मोटर फ्लक्चुएशंस, कि दवाई का असर लेट आने लगता है और दवाई खाने के बाद पेशेंट को डिस्काइनेसिस या डांसिंग मूवमेंट होने लगते हैं। उस स्टेज पे हम डीबीएस के बारे में सोचते हैं। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी ये 2 साल में ही करना है या 5 साल में करना है, 10 साल के बाद करना नहीं है, ऐसा नहीं है। हर पेशेंट का कोर्स ऑफ बीमारी अलग होता है। तो आपके विशेषज्ञ जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो आपको ये सलाह देंगे कि अब आपको डीबीएस करना ठीक रहेगा किस स्टेज पे। जी डॉक्टर देवयानी, ये जो समस्या है या रोग है पार्किंसंस डिजीज, इसके लक्षण बहुत सामान्य हैं जो बढ़ती उम्र में भी हो सकते हैं और कई तरह की दूसरी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं जिनमें इस तरह के लक्षण आ जाते हैं। कितना सरल या जटिल होता है किसी परिवार के सदस्य को ये पहचानना कि समस्या हो रही है या संकेत है तो एक विशेषज्ञ को दिखा लिया जाए? और आप लोग किस तरह से इसका डायग्नोसिस करते हैं? क्या सिर्फ क्लिनिकल सिम्टम्स के आधार पर ही ये निर्धारित किया जाता है कि ये जो अवस्था हो रही है वो पार्किंसंस डिजीज है? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो देखिए, पार्किंसंस डिजीज़ को जो केयर गिवर या फैमिली है वो पहचान सकते हैं, क्योंकि पार्किंसंस में लक्षण का समूह होता है। ये जो समूह होता है उसमें जो मुख्य फीचर्स हैं वो एक होता है कंपन, जो कि बहुत कॉमन है। लेकिन जो कंपन की खासियत है वो ये है कि वो एक साइड में या एक हाथ में, एक टांग में, एक साइड से शुरू होता है और ये विश्राम के समय पे रेस्ट ट्रेमर कहते हैं। तो जो बाकी जो किस्म के कंपन होते हैं वो ज़्यादातर कोई काम करने पे, जैसे आपने हाथ आगे बढ़ाया ग्लास को उठाने के लिए, चाय को उठाने के लिए, तो उसमें कंपन शुरू हो जाता है। लेकिन पार्किंसन में ये चीज़ें करने पे कंपन दब जाता है, तो विश्राम के समय पे आपको दिखेगा कंपन। तो ये एक बहुत ही मेजर फीचर होता है पार्किंसन का। इसी के साथ साथ में और भी जो है मेजर फीचर्स होते हैं, जैसे कि धीमापन आ जाना बॉडी में, अकड़न आ जाना लेग्स में, हैंड्स में, और एक होता है संतुलन बिगड़ सकता है, तो चलते चलते बैलेंस की दिक्कत आ सकती है। इसको पॉस्चरल इंस्टेबिलिटी कहा जाता है। तो ये 4 मुख्य फीचर होते हैं। तो फैमिली इस तरह से अगर पहचान रही है कि समूह बन रहा है लक्षणों का, तो ये पार्किंसंस हो सकता है। जब रोगी हमारे पास आता है तो हमारा एक मुख्य काम होता है कि हम डायग्नोसिस बनाएं, और उसको हम बनाने के लिए एक चीज़ें कुछ ध्यान में रखते हैं, क्योंकि पार्किंसन को बाकी पार्किंसन जैसी बीमारियों से हमें अलग करना होता है। तो पार्किंसन जैसी बीमारियों यानी कि पार्किंसोनिज्म डिसऑर्डर, जिनको पार्किंसन प्लस बोला जाता है, वो एक अलग किस्म की बीमारियां होती हैं जिसमें 4-5 मेजर कैटेगरीज हैं। उसमें यही अंतर होता है कि जो बाकी नॉन मोटर सिम्टम्स जिनकी हमने पहले चर्चा की है वो थोड़ा जल्दी आ जाते हैं। निगलने की दिक्कत, पेशाब में कंट्रोल खो जाना, इस तरह की दिक्कतें जल्दी आने लगती हैं। और ये पहचानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम दवाइयाँ अलग अलग प्रकार से देते हैं इन दोनों किस्म की बीमारियों में। जी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। शिखा जी का सवाल है डॉक्टर धमीजा कि क्या पार्किंसंस और पार्किंसोनिज्म ये दोनों अवस्थाएं किसी व्यक्ति को एक साथ भी हो सकती है? और दूसरा सवाल है रघुवेंद्र जी का, वो ये पूछ रहे हैं कि अगर परिवार में किसी को ये समस्या हो तो कितनी संभावना होती है कि उनके बच्चों में भी ये समस्या आ सकती है? तो पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पार्किंसन का रोग है वो एक जो रसायन है डोपामिन, उसकी डेफिशिएंसी से होता है। वो हमारे जो ब्रेन के जो मस्तिष्क के जो तंत्रिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, वो समय के साथ धीरे धीरे या तो ख़त्म हो जाती हैं, और वो उसकी कमी को पूरा करने के लिए जो वो रसायन है डोपामिन, जिसको हम हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं, उसकी कमी को हम बाहर से रिप्लेस करते हैं जो दवाइयाँ हैं। और वो जो कमी है धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ती चली जाती है, और फिर जो है दवाइयाँ उनको रिप्लेस करने के लिए मिलती हैं। जहाँ तक प्रश्न है कि परिवार में अगर किसी को है तो वो कितनी संभावना है कि परिवार के दूसरे सदस्यों को या आने वाली पीढ़ियों को हो सकता है, तो तकरीबन ये देखा गया है कि जो अनुवांशिक पार्किंसन डिजीज़ है वो या तो थोड़े कम उम्र में होती है, और तकरीबन जैसे हमने बताया कि तकरीबन 10 लाख रोगी भारत में पार्किंसन के हैं, तो उसमें से तकरीबन 10% जो हैं, जो 10% जो है रोगी हैं वो अनुवांशिक पार्किंसन डिजीज से हो सकते हैं। तो दुनिया में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो पार्किंसन के शिकार हैं, जिसमें 10 लाख भारत में हैं, और उसके भी 10% जो हैं अनुवांशिक
हो सकते हैं, लेकिन उसके भी अलग अलग प्रकार हैं और अलग अलग जेनेटिक्स टेस्ट हैं, तो उसे करते हैं। जो दूसरा पहला प्रश्न था जो इनका कि क्या दो अवस्थाएं पार्किंसंस और पार्किंसोनिज्म का जिक्र इन्होंने किया है कि दोनों अवस्थाएं एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं। बिल्कुल क्रूशियल क्वेश्चन है। यूजुअली दोनों इकट्ठी नहीं होती हैं और दोनों में अंतर भी बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे कि पार्किंसन डिजीज़ जो है वो एक साइड से शुरू होती है, जबकि पार्किंसोनिज्म जो है वो दोनों साइड से कंपन आ सकती है। दोनों साइड बराबर के हिसाब से धीमापन है। और जो बाकी के फीचर्स हैं, बहुत सारे आई मूवमेंट्स हैं जिसमें हम नीचे देखने में दिक्कत हो सकती है, या कुछ लोगों को ऑटोनॉमिक सिम्टम्स हो सकते हैं जिसमें ब्लड प्रेशर का फॉल करना, या दूसरी भी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑटोनॉमिक सिम्टम्स हो सकते हैं। वो डिफ्रेंशिएट करते हैं, हमें बताते हैं कुछ दवाइयों की वजह से। जैसे पार्किंसोनिज्म होता है, वो जो एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस हैं जो हम मनोरोग विशेषज्ञ लोग ज़्यादा यूज करते हैं, वो सब डोपामिन ब्लॉकर्स की वजह से डोपामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। और ये सब पार्किंसोनिज्म के जो लक्षण हैं, ये इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज या पार्किंसन डिजीज जो है उससे बिल्कुल अलग होते हैं, और दोनों का इकट्ठा होना बहुत ही रेयर है और नहीं हो सकता है। जी डॉक्टर कंवलजीत, शोभित जी का एक सवाल है। वो ये कह रहे हैं कि उनके फादर को पार्किंसंस डिजीज़ डिटेक्ट हुई थी, 2 साल हुए हैं, मेडिकेशंस उनकी चल रही हैं, क्योंकि ये बात आई है कि आगे चलकर सर्जरी करवानी ही पड़ेगी। क्या सर्जरी को एज अ फर्स्ट ऑप्शन, यानी जितनी जल्दी कराए, क्या उससे कुछ लाभ बेहतर हो सकता है? 76 ईयर्स है उनकी एज। देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने। मैं ये कहूँगा कि ऐसा अभी तक की जो स्टडीज़ हुई हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं पाया गया कि अगर हम DBS जल्दी करते हैं तो उसके रिज़ल्ट बेटर होंगे या DBS बीमारी को थाम लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज़ जो इनके केस में है कि इनके पिताजी की उम्र 76 ईयर है, तो ऐसा है कि अगर उम्र बढ़ती जाती है तो सर्जरी के रिस्क बढ़ सकते हैं। इनके केस में सिर्फ एक ही रीज़न है ये कि 76 साल उम्र है उनकी, कि जल्दी सर्जरी करने के लिए, वरना ऐसा कोई भी स्टडीज़ में नहीं पाया गया है। रादर हम थोड़ा DBS थोड़ा लेट ही करना चाहते हैं। जैसे अभी बात चल रही थी पार्किंसंस एंड पार्किंसोनिज्म की, तो थोड़ा अगर हम लेट करते हैं तो हम इन दोनों बीमारियों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि पार्किंसन में DBS के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, बल्कि पार्किंसोनिज्म में उसके रिजल्ट अच्छे नहीं हैं। फिलहाल एक कॉलर है दिल्ली से, सौरभ सक्सेना जी हैं फोन लाइन पर। सौरभ जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार किरण जी, मैं सौरभ सक्सेना बोल रहा हूँ। मेरी माताश्री जो कि सन 2020 में कोविड के बाद उनको पार्किंसन डिटेक्ट हुआ था जी। उसके बाद हम लोग ने उनका इलाज करा रहे हैं, लेकिन कोई ज्यादा फर्क है नहीं। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि मॉर्निंग में कई बार दवाई का असर ज्यादा होता है, कभी दोपहर में, कभी शाम को। इसका परमानेंट इलाज क्या है, एक तो ये पूछना था। दूसरा मेरे को किरण जी ये पूछना है, क्या ये हेरिडिटरी है? अभी आप लोग ने बोला था कि कई बार ये हेरिडिटरी हो सकती है। जी डॉक्टर धमीजा, जो इनका दूसरा सवाल है उसे पहले ले लेते हैं कि क्या ये हेरिडिटरी हो सकता है। इनके केस में कैसे पता किया जा सकता है? शायद आने वाली जनरेशन्स को लेकर, जैसे आप बात कह रहे थे, उसको भी लेकर शायद चिंतित हो, तो किस तरह की सावधानियां या कैसे ये पता किया जा सकता है कि जेनेटिक फैक्टर्स या हेरिडिटरी वाला पार्ट कितना होगा? जो जेनेटिक जो पार्किंसन डिजीज है, जो इनहेरिटेड है, जो अनुवांशिक है, वो ज़्यादातर यंग लोगों में पाई जाती है, यंग लोगों में होता है। तो दैट इज़ वन रेड फ्लैग कि अगर यंग पेशेंट है। और हमने दूसरे पार्किंसनिज्म रूल आउट कर दिए हैं, जिसमें विल्सन डिजीज एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है जो यंग लोगों में होती है। और ये हमेशा एक रूल ऑफ द थंब है कि अगर एक यंग पेशेंट पार्किंसन का आता है तो सबसे पहले हम विल्सन को रूल आउट करते हैं, जो हमारे देश में बहुत कॉमन है। उसके अलावा जो दूसरे सिम्टम्स हैं, और अगर जनरेशन्स में अगर लगता है उनको कि जो जोखिक कारण हैं, जो रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर वो हैं, तो जेनेटिक्स टेस्ट करवाना चाहिए और पार्किंसंस के पेशेंट को। लेकिन उसके फैमिली वालों को जेनेटिक टेस्ट कराना चाहिए, वो अभी तक नहीं रिकमेंडेड नहीं है। पेशेंट्स के लिए जानने के लिए कि क्या ये अनुवांशिक पार्किंसन है या उम्र के साथ जो नॉर्मल न्यूरोडिजेनरेटिव है, जिसको हम प्रोग्रेसिव डिजीज बोलते हैं, क्या वो पार्किंसन डिजीज है, उसके लिए हम टेस्ट करवा सकते हैं पेशेंट्स के लिए, ना कि केयर गिवर्स के लिए। राइट। और डॉक्टर दिव्यानी, जो इनके सवाल का पहला भाग था कि 2020 से डिटेक्ट हुआ और ट्रीटमेंट शुरू हुआ, बहुत अधिक लाभ नहीं हो रहा, तो क्या करना चाहिए इन्हें? क्या सर्जरी इनके लिए DBS करवाना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है? सबसे पहले तो ये कंफर्म करना होता है कि ये वाकई पार्किंसंस डिजीज़ है कि नहीं है। तो पहले तो डायग्नोसिस की बात करनी चाहिए। वही जैसा हम बात कर रहे थे, पार्किंसंस डिजीज़ जो है वो दवाइयों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है, मोर देन 70% रिस्पॉन्स। जबकि पार्किंसोनिज्म, जो कि पार्किंसंस जैसा काफ़ी दिख सकता है, स्पेशली पहले 2-3 साल में, 4 साल में,
उसमें दवाइयों से फ़ायदा नहीं आता। तो सबसे पहले तो डायग्नोसिस को कंफर्म करना चाहिए। दूसरी बात है कि दवाइयाँ किस तरह से ले रहे हैं ये लोग, किस तरह की दवाइयाँ चल रही हैं। तो जैसे लीवोडोपा जो कि पार्किंसन की एक मेन गोली होती है, उसको खाली पेट लेना वो बहुत आवश्यक है। अगर मरीज़ इसको खाने के साथ ले रहे हैं तो उसका असर जाहिर है कि नहीं आएगा। और इन्होंने सुबह शाम की भी बात कही थी, क्या उससे भी कुछ बदलाव होता है कि किस समय डोज ली जा रही है? जी बिल्कुल, तो यही मैं कहना चाह रही थी कि जैसे दवाई आप ले रहे हैं तो कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे कि लीवोडोपा की गोली को खाली पेट लेना चाहिए, बहुत ही अनिवार्य है ये बात। और शाम को जैसे हम लोग की भारतीय समाज में ये होती है कि हमारा डिनर बहुत हैवी होता है और उसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो प्रोटीन कंटेंट जो है वो लीवोडोपा के असर को कट करता है। तो इसका भी ध्यान देना है कि अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं अपनी मील्स में तो उसे मॉर्निंग या आफ्टरनून की मील्स में लीजिए और इवनिंग में प्रोटीन को अवॉइड करिए। जी, डॉक्टर धमीजा भी कुछ ऐड करना चाहते हैं। डॉक्टर धमीजा, आपसे जानेंगे कि क्या और महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। उससे पहले एक कॉलर है महाराष्ट्र से, विजय जी हैं फोन लाइन पर। विजय जी, बहुत स्वागत, पूछिए सवाल। ये मेरे ये जो रोग है इसके लक्षण है मुझ में। जी, आपकी एज कितनी है विजय जी? 45 साल। 45 वर्ष, ठीक है। क्या आपने डॉक्टर को दिखाया है? डॉक्टर को दिखाया है, इलाज भी करवाया, लेकिन इसमें मुझे डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो। कितना टाइम हुआ आपने इलाज शुरू किया विजय जी? को 2 साल हो चुके। 2 साल? हाँ जी, डॉक्टर धमीजा क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं जो इस रोग से प्रभावित हैं, उनकी समस्या यही है कि इलाज काम नहीं कर रहा, क्या बात है ऐसी? देखिए, पार्किंसन डिजीज़ में एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि लीवोडोपा का असर आना चाहिए। अगर ये वाकई में पार्किंसन डिजीज़ है तो लीवोडोपा का असर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं या डॉक्टर्स हैं वो ये देखते हैं कि क्या ये पार्किंसनिज्म तो नहीं है, उसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। उसमें एक कारण यही है, अगर असर नहीं आ रहा है तो वी गो बैक टू द ब्लैक बोर्ड कि हम जाके देखें कि कहीं और दूसरी बीमारी को मिस तो नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक सावधानियों की बात है तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम दवाई शुरू करते हैं तो थोड़े लो डोज में शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ाते हैं और एक कंसिडरेबल टाइम तक हम देते हैं ये कहने के लिए कि क्या दवाई असर कर रही है या नहीं कर रही है। इमीडिएटली असर नहीं आता है कि आप सोचें कि आज बीमारी का क्योर हो गया, तो क्योर नहीं होता, ये कंट्रोल है, क्योंकि नियंत्रण इसमें चला जाता है शरीर का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दवाई को पूरी तरीके से लें, टाइम के हिसाब से लें और फिर देखें 6 से 8 महीने तक कि असर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जो खासकर प्रोटीन वाली बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूध की भी बात है। आजकल हम ये कहते हैं कि मिल्क के साथ भी लीवोडोपा को नहीं लेना चाहिए, और समय समय पर जो ड्यूरेशन है जो लीवोडोपा की 6 से 8 घंटे तक असर करता है, तो ये धीरे धीरे असर भी कम होता है। तो क्या आप मिल्क को बंद करवा देते हैं? क्या मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स या गैप कर लिया जाए? अवॉइड कर सकते हैं कि या तो पहले ले लें या बाद में ले लें, बंद तो नहीं करते हैं। जैसे प्रोटीन्स की मात्रा हम कम करते हैं वैसे दूध की मात्रा भी हमें कम करनी चाहिए, क्योंकि ये लीवोडोपा के अब्जॉर्प्शन में और उसके असर करने में जो है दिक्कत कर सकती है। तो इसलिए ये सावधानियां बहुत ज़रूरी हैं। आइडली खाली पेट ही लेना चाहिए लीवोडोपा, और उसके आधे घंटे पौने घंटे तक कुछ नहीं लेना चाहिए। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी दवाइयाँ आई हैं लीवोडोपा के साथ साथ, लेकिन मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्टिंग से ही हम लीवोडोपा ही शुरू करते हैं। और एक बीमारी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, पार्किंसन डिजीज के लिए, कि इसका असर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो वी गो बैक कि ये क्या वाकई में है। और इसके लिए भी रेड फ्लैग्स हैं, जैसे कि किसी को बहुत जल्दी जो है फॉल्स होना शुरू हो गया बीमारी के साथ साथ, विद इन 1 ईयर आपको कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो गया, यानी कि यादाश्त चले जाना हो गया, या जो बाकी के सिम्टम्स हैं जिनको हम पार्किंसनिज्म में ही इंक्लूड करते हैं, और वो आ जाना, और वी गो बैक कि कारण क्या है पार्किंसनिज्म या पार्किंसन का। क्या कोई दवाइयाँ तो नहीं चल रही हैं, क्या कोई ऐसे कोई वास्कुलर प्रॉब्लम तो नहीं हुई है कि जिसको कोई स्ट्रोक हो गया उसके बाद हो गया पार्किंसनिज्म। तो ये सब चीज़ें हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके कारण को अगर नहीं कोई मिलता है तभी हम इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज बोलते हैं। और इसके भी आजकल जो है रिस्क फैक्टर भी बात करते हैं, जैसे आजकल कीटनाशक दवाइयाँ हैं या एक्सपोजर्स हैं टॉक्सिन्स के, मेटल्स के। तो ये सब चीज़ें जो हैं एक डिटेल्ड इवैल्यूएशन असेसमेंट के बाद ही हम डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं और फिर हम कंफर्म करके दवाई शुरू करते हैं। जी, तो मामला थोड़ा सा उलझा हुआ है, लेकिन सही समझ, सही जानकारी और सही परामर्श न सिर्फ भ्रमों को दूर करता है बल्कि समस्या को सुलझाने में भी काफ़ी लाभकारी होता है।
जिस तरह से दवा कैसे लेनी है, किस समय पर लेनी है और क्या परहेज रखने हैं, जो विशेषज्ञों ने आपको बताए हैं, इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो पार्किंसन रोग में उसको नियंत्रित करने में और लक्षणों को कम करने में काफ़ी लाभ मिल सकता है। लेकिन फिर भी विजय जी और सौरभ जी, जिन दो कॉलर्स ने हमें फ़ोन किया था और कहा कि दवा का असर नहीं हो रहा, और ऐसे तमाम लोग जिन्हें ये लग रहा है कि पार्किंसन का इलाज तो चल रहा है लेकिन अभी तक लाभ नहीं मिल रहा, तो एक विशेषज्ञ से फिर से परामर्श लेकर ये जान ले कि वाकई क्या समस्या पार्किंसन रोग की ही है। आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं पार्किंसंस डिजीज के बारे में। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए टोटल हेल्थ। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। पार्किंसंस डिजीज़ के विषय में हम बात कर रहे हैं। बहुत सी बातें विशेषज्ञों ने बताई हैं और जानकारी लेने के लिए फ़िलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर हैं राहुल जी, मेरठ से कॉल कर रहे हैं। राहुल जी, क्या जानना चाहते हैं आप? राहुल जी, लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। और क्योंकि कई बार ऐसी धारणाएं होती हैं जिससे व्यक्ति को समझ ही नहीं आता है कि आगे की दिशा क्या होनी चाहिए, आगे का मार्ग क्या होना चाहिए। बहुत आवश्यक है कि अगर मन में कोई सवाल है उसको दूर कर लिया जाए, कोई सोच है ये जान लिया जाए कि उसमें सच्चाई कितनी है। कुछ ऐसी ही सोच की बात करते हैं और विशेषज्ञ ये बताएंगे कि वाकई ये धारणाएं सही हैं या नहीं। पहला प्रश्न डॉक्टर राजेंद्र धमीजा आपसे। बहुत से लोग ये मानते हैं कि वृद्ध लोगों की ही बीमारी है पार्किंसंस डिजीज। क्या कहना चाहेंगे, क्या सिर्फ बूढ़े लोग या बुढ़ापे की निशानी इस रोग को माना जाए? देखिए, ज़्यादातर ये बीमारी वृद्ध अवस्था में होती है, लेकिन यंग पेशेंट्स में भी होती है। ऐसा कहना कि यंग पेशेंट्स में नहीं होती, ये गलत है जी। डॉक्टर दिव्यानी, दूसरी धारणा जो लोगों को लगती है कि हाथ में होने वाला हर कंपन पार्किंसंस रोग ही है, क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही नहीं है। कंपन के बहुत सारे कारण होते हैं। उसमें से कुछ होते हैं एसेंशियल ट्रेमर, जो कि बहुत ही नॉर्मल ट्रेमर होता है और बहुत सालों तक चलता है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती उससे। कंपन के और भी कारण हैं, जैसे कि डिस्टोनिया, कुछ दवाइयाँ होती हैं जिससे कंपन आ सकता है। तो हर कंपन पार्किंसन डेफिनेटली नहीं होता है जी। एक और धारणा जो लोगों में है, जो न्यूरो सर्जरी को लेकर आमतौर पर लोगों को लगती है डॉक्टर कमलजीत, कि जिस प्रकार न्यूरो सर्जरी, कोई भी ब्रेन की सर्जरी ले लीजिए, ठीक उसी प्रकार डीबीएस या डीप ब्रेन स्टिमुलेशन भी वृद्ध लोगों में नहीं किया जा सकता। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी सर्जरी की जो सक्सेस रेट है या जो उसका प्रभाव है वो कम होने लगता है। क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छा सवाल किया है किरण जी आपने। देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसा कि अभी हमारे दूसरे विशेषज्ञों ने बताया कि पार्किंसन की बीमारी अधिकतर वृद्ध लोगों में ही होती है, तो इसकी सर्जरी भी मोस्टली वृद्ध लोगों में की जाती है और आजकल न्यूरोसर्जिकल टेक्निक्स काफ़ी सेफ़ हो गई हैं, तो वृद्ध लोगों में इसके रिज़ल्ट अच्छे हैं और सर्जरी काफ़ी सेफ़ है जी। डॉक्टर दिव्यानी, किस तरह से समझाना चाहेंगी वो प्रभाव जो व्यक्ति के पूरे जीवन पर होता है? आपने कहा था कि न सिर्फ ट्रेमर्स या मूवमेंट इफेक्ट होते हैं, उसके अलावा एक ब्लैंकेट टर्म है पूरा जो हर तरफ से व्यक्ति को प्रभावित करता है। ऐसे में जब व्यक्ति अभी तक ठीक था, कई तरह की समस्याएं उसे परेशान करने लगती हैं और व्यक्ति को लगता है दैट आई एम नॉट नॉर्मल। किस तरह से
उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, हालांकि मुश्किल होता है, लेकिन किस तरह के जो उपाय हैं वो कारगर हो सकते हैं? जी देखिए, पार्किंसंस डिजीज़ अगर है तो आपको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसा हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छे इलाज उपलब्ध हैं, दवाइयों से बहुत फ़ायदा होता है। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलूँगी कि सिर्फ दवाइयों पे निर्भर ना रहें, इसमें एक्सरसाइज, फिज़िकल एक्टिविटी, लोगों से बातचीत करना, सोशल सपोर्ट, सोशल नेटवर्क्स मेंटेन करना, ये भी बहुत ही आवश्यक है। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि कुछ और लक्षण डेवलप हो रहे हैं, जैसे मन खराब हो जाना, घबराहट पैदा होना, इस तरह के नॉन मोटर सिम्टम्स अगर हो रहे हैं तो उन्हें पहचानना और उसके लिए भी मदद मांगना बहुत ज़रूरी है। ये इलाज से काफ़ी हद तक अच्छे हो सकते हैं। जी डॉक्टर धमीजा, इसी बात को आगे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि बढ़ती हुई उम्र है, पार्किंसन तो एक बात हुई, साथ ही सोशल इंटरैक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है इस समय पर, एल्जाइमर जैसी रोग भी घेर सकते हैं। कैसे इन सभी के साथ जीवन को सक्षम बनाए रखना आवश्यक होगा और योग इसमें क्या सहायक हो सकता है सपोर्ट के तौर पर या कहें एफिशिएंसी को बढ़ाने में, और जो एक पॉजिटिव तरीका या निराश न होने की बात डॉक्टर दिव्यानी ने कही है? देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम बढ़ाते हैं, उसको स्ट्रेंथन करते हैं और दवाइयों के साथ साथ जिससे कि हमारे लक्षण जो कंट्रोल होते हैं, उसके अलावा भी जो बहुत सारी जो तरीके हैं, जिसमें आपने योग का मेंशन किया, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये शुरुआत से ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब बीमारी बढ़ जाएगी तब आप ऐसी चीज़ों को लेके आएंगे या फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे। पहले दिन से ही हम ये रिकमेंड करते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं। गिरने की समस्या जरूर रहती है इस बीमारी में, लेकिन उसको सावधानी के हिसाब से, क्योंकि नियंत्रण जो है या बैलेंस जो है, जो संतुलन जो है, वो भी बिगड़ता है लेट स्टेजेस में। लेकिन शुरुआत में जब माइल्ड या थोड़ा पार्किंसन की बीमारी है शुरुआती दिनों में, तो बड़े अच्छे से आप जो है चलना फिरना, एक्टिविटी करना, एरोबिक्स करना कर सकते हैं। और ये ना केवल क्वालिटी ऑफ लाइफ या जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है, बट ऑल्सो इट इज़ ए न्यूरो प्रोटेक्टिव। ये भी एक है कि जो बीमारी है उसकी प्रोग्रेशन को भी कम करते हैं फिजिकल एक्टिविटी, और ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मैनेजमेंट है। और इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट आजकल हम देते हैं, जिसमें थेरेपिस्ट जो हैं, फिजियोथेरेपिस्ट है या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, डाइटिशियन है, साइकोलॉजिस्ट हैं, ये सब मिलके न्यूरोलॉजिस्ट के साथ या फिजिशियन के साथ एक टीम की तरह काम करते हैं और पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने में मदद करते हैं। जहाँ तक आपने बात की थी कि मन के लिए या जो ब्रेन की एक्सरसाइज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें एक सोशल कनेक्शन है, आपकी नई लैंग्वेज सीखना है, कॉग्निटिव रिजर्व को बढ़ाना है, कॉग्निटिव एक्सरसाइज आजकल बहुत जिसका प्रचलन चला हुआ है। केवल एक फिजिकल एक्सरसाइज जिसको हम जिमिंग बोलते हैं, उसके साथ ब्रेन की भी जिमिंग होनी चाहिए, जिसको हम कॉग्निटिव जिमिंग बोलते हैं, या जो ब्रेन की एक्सरसाइज हैं, ताकि आप अपनी तंत्रिकाओं को एक्टिव रखें और कनेक्शंस को बढ़ाएं। और वो एक सोशल कनेक्शन, अच्छी सोच, पॉजिटिव आउटलुक, योगा, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, ये सब चीज़ें कम्प्लीमेंट्री हैं और ये काम करती हैं दवाइयों के साथ साथ। जी फिलहाल एक और कॉलर हैं जयपुर से, हमारे साथ सीताराम जी हैं फोन लाइन पर। सीताराम जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। मैडम, वो मिसेज से क्या है कि जब वो चाय ले पकड़ती है या कोई मैंने खाना खाती है तो प्लेट हाथ में लेती है तो वो हिलती रहती है, बाकी और चलने में, सोने में, बैठने में उन्होंने हाथ में कंपन नहीं होता है। तो डॉक्टर को बताया था तो डॉक्टर ने कहा आप अस्थमा की जो पीने की सिरप लेते हो ये उसको कम कर दो। तो वो सिरप की जगह उसने पफ लिखा, लेकिन पफ से लिया नहीं जाता, तो मजबूरन वो सिरप लाना पड़ता है। तो उसकी डोज तो कम कर दी, फिर भी थोड़ा सा वो कह रहे इसकी ये जो सिरप है इसकी वजह से हिलता है, कंपन होता है। सीताराम जी, एज कितनी है आपकी वाइफ की? 68 इयर्स। डॉक्टर दिव्यानी, मेडिकेशन पर ये हैं ऑलरेडी, एस्थमा के लिए कुछ सिरप्स लेती हैं, क्या इसकी वजह से ये समस्या हो सकती है? क्या कुछ और उपाय हो सकते हैं इसे कंट्रोल करने की? हालांकि लगता नहीं है कि शायद ये पार्किंसंस हो। जी बिल्कुल, मैं एकदम ये कहना चाहती हूँ कि जिसी चीज़ की हम पहले भी बात कर रहे थे कि हर कंपन पार्किंसंस नहीं होता, तो इनका कंपन बिल्कुल पार्किंसंस के कंपन जैसा नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, क्योंकि इन्होंने कहा कि प्लेट उठाते हुए हाथ कांपते हैं। बिल्कुल, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन जैसा कि ये बता रहे हैं, इनको जैसे बताया गया है कि जो
अस्थमा की कुछ दवाइयाँ होती हैं, इसका जिक्र मैंने भी पहले किया था, तो उसकी वजह से कंपन ज़रूर हो सकता है और दवाई घटाने से इसमें राहत आ सकती है। तो ये पहला स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप है। लेकिन कभी कभी हम दवाई नहीं घटा पाते क्योंकि वो भी एक और रोग है जिसका इलाज ज़रूरी है। तो कुछ होती हैं मेडिकेशंस जो कि कम कंपन पैदा करती हैं, या फिर कंपन के लिए भी दवाइयाँ चल सकती हैं साथ ही साथ, अगर ये बहुत ही ज़्यादा इनके दैनिक जीवन में दिक्कत कर रही हों तो। जी डॉक्टर कमलजीत, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन की बात की जाए तो किस तरह की प्रक्रिया है और कैसे काम करती है? साथ ही सर्जरी का जब भी जिक्र आता है तो उससे जुड़े हुए रिस्क बहुत सारे लोगों को चिंतित करते हैं। क्या बताना चाहेंगे इस प्रोसीजर के बारे में? कितना समय लेता है व्यक्ति रिकवर करने में और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? देखिए, डीबीएस सर्जरी जैसे हार्ट में पेसमेकर लगाते हैं वैसे ये दिमाग का पेसमेकर है। तो इसमें क्या होता है कि आपको सरल भाषा में समझाऊं तो ब्रेन में 2 तारें डाल देते हैं, हर साइड में एक तार, और उसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। फिर क्या होता है कि वो बैटरी से दिमाग में करंट जाता है। वो हम इस ऐसे एरिया में उसको तार को इम्प्लांट करते हैं, टारगेट करते हैं, ताकि वो जो मोटर सिम्टम्स हैं पार्किंसन के उनको कंट्रोल कर सके। तो इसका असर वैसा ही आता है जैसा कि सिंडोपा का होता है। सिंडोपा का पर असर तभी आता है जब वो खाते हैं और थोड़ी देर में उसका असर खत्म हो जाता है, बट डीबीएस का असर लगातार चलता रहता है। अब दूसरा प्रश्न है कि सर्जरी कितनी रिस्की है। जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं, सर्जरी की बात नहीं है, तो हम हमेशा देखते हैं कि हमारे फ़ायदे कितने हैं और नुकसान कितने हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डीबीएस की सर्जरी काफ़ी सेफ़ सर्जरी है, बट डीबीएस की सर्जरी के रिज़ल्ट डिपेंड करते हैं कि पेशेंट को कितना फ़ायदे होने के चांसेस हैं। वो हम हर पेशेंट को डीबीएस की सर्जरी ऑफ़र नहीं करते हैं। जिन पेशेंट्स को हम डीबीएस की सर्जरी ऑफ़र करते हैं उनमें हमें लगता है कि उसमें फ़ायदे होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और आज के ज़माने में सर्जरी काफ़ी सेफ़ है, हम रूटीनली इसको करते हैं, और पेशेंट हॉस्पिटल में सर्जरी के बाद 5 से 7 दिन तक रखा जाता है और उसके बाद पेशेंट अपनी दिनचर्या में वापस जा सकते हैं। जी डॉक्टर देवयानी, केयर गिवर्स की कितनी अहम भूमिका होती है, क्योंकि समय के साथ रोग धीरे ही सही लेकिन बढ़ता है। कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है कि जो पार्किंसन का रोगी है उसको एक फ्रेंडली कंफर्टेबल एनवायरनमेंट घर पर क्रिएट किया जा सके, और केयर गिवर्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि परिवार के सदस्य अक्सर न सिर्फ तनाव में आ जाते हैं बल्कि बहुत ज़्यादा बोझ भी उन पर पड़ता है, तो उन्हें समझ ही नहीं आता है कि ऐसी स्थितियों को किस तरह से डील किया जाए। जी, केयर गिवर्स का बहुत ही अहम रोल है पार्किंसंस डिजीज़ के पेशेंट के लिए, और इनफैक्ट अब तो टर्म केयर गिवर की जगह केयर पार्टनर यूज़ होता है क्योंकि ये बीमारी में पार्टनर्स हो जाते हैं। तो केयर गिवर बर्डन भी एक समस्या है, क्योंकि अगर बहुत लंबी बीमारी है, बहुत लंबे समय तक आपको पेशेंट का ध्यान रखना है, तो केयर गिवर भी फटीग हो सकता है, उनको भी बर्डन हो सकता है। कुछ बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं जो केयर गिवर्स कर सकते हैं। एक तो रेगुलर चेकअप्स कराने चाहिए, किसी डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। कोई भी नया लक्षण आ रहा है तो उससे डील किया जाना चाहिए तुरंत। सेकेंड इज़ कि हमारा जो घर होता है उसके अंदर भी हम बहुत सारे मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं ताकि पेशेंट्स को कंफर्टेबल रखा जाए। जैसे कि एक सिंपल चीज़ है, नाइट में कोई पेशेंट उठ के वॉशरूम जाता है तो एक नाइट लाइट ज़रूर होनी चाहिए ताकि उन्हें रास्ता दिखाई दे, उनको गिरने का डर ना हो। और वॉशरूम के अंदर भी हम कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, जैसे हैंड रेल लगा दिया ताकि उठने बैठने में मरीज़ को परेशानी ना हो। और नॉन स्किड मैट्स होते हैं, रबर मैट्स, जो कि आप वॉशरूम में लगा सकते हैं ताकि वो पानी से फिसल ना जाए, क्योंकि इसमें संतुलन बिगड़ता है और ये बुज़ुर्ग लोग होते हैं तो गिरने से हड्डी टूटने का, फ्रैक्चर का दिक्कत होती है, जिससे बहुत सारा मामला संगीन हो सकता है। जी डॉक्टर धमीजा, क्योंकि इसमें व्यक्ति के हाथ कांपते हैं, हैंडराइटिंग जाहिर तौर पर बिगड़ जाती होगी जब जैसे जैसे रोग आगे बढ़ता है, किस तरह से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको हैंडल किया जा सकता है? फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं या सिग्नेचर्स कहीं करने हो, किस तरह की तैयारी उस व्यक्ति को पहले से रखनी चाहिए जिससे लेटर स्टेज में जाकर ये जो दिक्कतें हैं उनका सामना किया जा सके? देखिए, पार्किंसन जो है एक लंबे समय तक चल सकती है। 15 से 20 वर्ष तक हम रूटीनली पेशेंट देखते हैं, और जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है दवाओं का असर भी कम होता है और बीमारी भी बढ़ती है। तो ये शुरुआती जो दिन हैं, शुरुआत के दिन हैं, उसमें आपको एडवांस केयर प्लानिंग पूरी तरीके से होनी चाहिए, ताकि आप आने वाले समय में जब आपकी कैपेसिटी भी नहीं रहे, क्योंकि इसमें यादाश्त को भी दिक्कत हो सकती है बाद में, न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स भी हो सकते हैं जिसमें आपके बिहेवियर चेंज हो सकता है, आपको शक की बीमारी भी हो सकती है। तो ये सब एडवांस पार्किंसन डिजीज़ में बहुत कॉमनली होता है।
और जहाँ तक आपने हैंड राइटिंग की बात की, तो हैंड राइटिंग भी एक छोटी छोटी हैंड राइटिंग होती है। जैसे जैसे आप लिखते हैं हैंड राइटिंग छोटी होती जाती है शुरुआत में भी, और लास्ट में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, बहुत दिक्कत होती है। तो बैंक वालों को बता के रखना चाहिए और इन्फॉर्म करना चाहिए कि ये बीमारी है। डॉक्टर भी सर्टिफाई करते हैं कि इनको पार्किंसन की डिजीज़ है और इसमें हैंड राइटिंग पे असर पड़ता है। तो ऐसा ना हो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में कोई दिक्कत हो, तो बैंक शुड बी इन्फॉर्म्ड, उनको बताना चाहिए। और डॉक्टर्स की मदद से आप चाहे वो पावर ऑफ अटॉर्नी हो, जिसको मेडिकल पावर ऑफ अटॉर्नी बोलते हैं, और उसकी सहायता ली जा सकती है। और ये शुरुआती दिनों में प्लानिंग होनी चाहिए डॉक्टर्स के साथ मिलकर, केयर गिवर्स या केयर पार्टनर्स के साथ मिलकर। ये एक जॉइंट डिसीजंस हैं, शेयर डिसीजंस हैं जो हम मिल बैठ के बात करते हैं, और आगे की जो लाइन ऑफ मैनेजमेंट है या लाइन ऑफ केयर है वो हम तय करते हैं। और आने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी हम एंटिसिपेट करते हैं कि अब आने वाले 5 वर्षों में क्या हो सकता है, 10 वर्षों में क्या हो सकता है। और बीमारी जो एडवांस पार्किंसन डिजीज़ है वो एक, उसको मैनेज करना एक स्किल है, और वो जो स्टेज है वो एक एक्सपर्ट मूवमेंट डिसऑर्डर न्यूरोलॉजिस्ट के साथ ही आपको कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग के बाद ही एडवांस पार्किंसन डिजीज़ को मैनेज किया जाता है। और उसमें दवाइयाँ भी अलग होती हैं और उसके तरीके भी अलग हैं, डिवाइस बेस्ड आजकल ट्रीटमेंट्स हैं और जैसे सर्जरी है। तो ये एक जो एडवांस पार्किंसन डिजीज़ है वो एक अलग श्रेणी है और उसकी मैनेजमेंट भी अलग है और एक बहुत बड़ा स्किल है उसके लिए। जी, फिलहाल एक और कॉलर है हमारे साथ, हरिओम है राजस्थान से फोन लाइन पर। स्वागत आपका, पूछिए सवाल, क्या जानना चाहते हैं? मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, मैं कहना चाहता था कि मेरे फादर के पिछले 3 साल से पार्किंसन की प्रॉब्लम है जी, और तभी से उनका नॉर्मल ट्रीटमेंट भी ले रहा हूँ। हरिओम जी, अपने टीवी की आवाज कम कर दें तो हमें आपकी बात सुनने में आसानी होगी। जी मैडम। जी मैम, मैं कहना चाह रहा था कि पिछले 3 साल से फादर को पार्किंसन की प्रॉब्लम है और मैं उनका ट्रीटमेंट भी ले रहा हूँ इस बीमारी से संबंधित, लेकिन उनको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। डॉक्टर दिव्यानी जी, तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम समझ में आ रही है मुझे कि काफ़ी बार पेशेंट को रिस्पांस नहीं आता है दवाइयों से। तो इसमें अगेन मैं ये एम्फेसाइज करना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो डायग्नोसिस कंफर्म करना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए कोई न्यूरोलॉजिस्ट या मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। वो पेशेंट को एग्जामिन करेंगे, चेकअप करेंगे, उनके शायद कुछ टेस्ट्स भी करा सकते हैं ये कंफर्म करने के लिए कि ये वाकई में पार्किंसंस डिजीज़ है। दूसरा पॉइंट है कि दवाई कैसे ले रहे हैं, कौन से डोज में ले रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं। तो इसके ऊपर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने पहले डिस्कस किए हैं वो भी देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इन सब चीज़ों से मेरे हिसाब से इनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। जी, एक प्रश्न है डॉक्टर कंवलजीत आपके लिए, सर्जरी से संबंधित डीबीएस की बात कर रही हैं ज्योत्सना है। सवाल उनका ये है कि इनके पिताजी के लिए डीबीएस करवाया गया था, लगभग 3 साल हो चुके हैं। अगर अब उनको ऐसा लगता है क्योंकि जो प्रभाव है समस्या का वो फिर से बढ़ रहा है, तो अगर विशेषज्ञ को लगे क्या इसके लिए दूसरी बार इसी प्रोसीजर के लिए जाया जा सकता है, क्या एडवाइजेबल होगा? 73 इयर्स की एज इन्होंने लिखी है। देखिए, ऐसा है कि डीबीएस सर्जरी करने के बाद पेशेंट को बार बार न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, जिस प्रोग्रामिंग के लिए। प्रोग्रामिंग से भाव है, मेरा भाव है जैसे उसका करंट या फ्रिक्वेंसी कम ज़्यादा करना। तो ये ऐसे जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है तो पेशेंट की करंट की रिक्वायरमेंट बढ़ती रहती है। तो इनको पहले अच्छे एक मूवमेंट डिसऑर्डर एक्सपर्ट न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, जो कि पूरी तरह जांच कर पाएँ कि पेशेंट की प्रोग्रामिंग, जो करंट प्रोग्रामिंग है वो ठीक है या नहीं है, उसमें कुछ कम ज़्यादा करने की ज़रूरत तो नहीं है। अगर उसके बाद भी इसमें वो जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो नहीं आता, तो फिर हम ब्रेन का एमआरआई करके देख सकते हैं कि जो लीड्स डाली गई हैं वो सही जगह पे हैं या नहीं है। और अगर वो लीड्स सही जगह नहीं है, जो कि बहुत ही रेयर होता है, तो हाँ दोबारा सर्जरी की जा सकती है। जी, लेकिन ये पूरे तौर पर जो विशेषज्ञ है वो ही निर्धारित करेंगे कि आगे का रास्ता क्या होगा और ऐसे में बेहतर क्या करना चाहिए। डॉक्टर धमीजा, एक जो डिस्कशन में बात आई थी कि बहुत सी ऐसी बातें हैं यदि उनका ध्यान नहीं रखा जाता, क्योंकि बहुत सारे कॉलर्स के सवाल आ गए हैं, इसलिए दोबारा आपसे ये पूछना चाहेंगे कि बहुत सारे पेशेंट्स जिनको पार्किंसंस डिजीज़ है, क्योंकि उम्र के उस पड़ाव में है, दूसरे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। डायबिटीज़ हो गया, एक जो व्यूअर था उनका एस्थमा का सवाल आया था, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है। अगर इस तरह की दवाएं साथ में चल रही हैं तो भी क्या उससे एक इफ़ेक्ट हो सकता है कि पार्किंसन की दवाएं कम इफ़ेक्ट करें या उनका असर कम हो जाए?
देखिए, जो जीवन शैली से संबंधित बीमारियां हैं, जिनको हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बोलते हैं, वो आजकल बहुत कॉमन हैं और कोमॉर्बिड कंडीशंस जो हैं, जो पार्किंसंस के साथ होती हैं उस उम्र में, ये भी एक बहुत सामान्य सी बात है जी। लेकिन दवाइयों का इंटरेक्शन जो है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। वृद्धावस्था में एक बहुत कॉमन हमारे यहाँ पे पॉलीफार्मेसी की प्रॉब्लम है कि बहुत सारी दवाइयाँ इकट्ठी चलती हैं और दवाइयों का इंटरेक्शन होता है, लेकिन पार्किंसन की दवाइयाँ यूजुअली जो है वो असर कम नहीं करती हैं, वो अपना असर जारी रखती हैं, उसमें कोई इंटरेक्शंस नहीं है, अनलेस अगर आप ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जो मनोरोग विशेषज्ञ देते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है कि वो दवाइयाँ जो है डोपामिन को कम करती हैं, और हम जो दवाइयाँ देते हैं वो डोपामिन बढ़ाने के लिए देते हैं या बाहर से हम डोपामिन देते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो जेरियाट्रिक पॉपुलेशन को देखते हैं, हम ये एडवाइस करते हैं डी प्रिस्क्राइब भी करना होता है दवाइयों को। ऐसा नहीं है कि आप ऐड करते जाएं दवाई सिम्टम्स के लिए और नई नई दवाइयाँ जो है ऐड करते जाएं, तो एक बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि वृद्धावस्था में आपको पता है कि किडनी भी 50% काम करती हैं, लीवर भी उसी हिसाब से कम रेशियो में काम करते हैं, सभी ऑर्गन्स जो हैं एजिंग ऑर्गन्स हैं, तो प्रॉपर डोज में, कम डोज में बल्कि जो बाकी की बीमारियाँ हैं उनके लिए, और जो पॉलीफार्मेसी है इसको बहुत ज़रूरी है डी प्रेस्क्राइब करना या रैशनल करना या उसको रिव्यू करना कि भाई क्या ये दवाइयाँ वाकई में ज़रूरी हैं और क्या ये इनकी डोजेस जो है वो ज़्यादा तो नहीं है उम्र के हिसाब से। बच्चों में और वृद्धों में ये दोनों में ही प्रॉब्लम है कि दवाइयों की प्रॉपर डोजेज देना और प्रॉपर जो है रैशनल देना, संतुलित में देना बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो ये है कि इस बीमारी के साथ साथ एक सेप्सिस की प्रॉब्लम बहुत होती है, चाहे वो यूरोसेप्सिस हो, इन्फेक्शन किडनी यूरिन में हो या लंग्स में हो। तो ऐसे पेशेंट्स को जिनको पार्किंसन डिजीज है और ऐसा अगर इन्फेक्शन इस अवस्था में हो जाए, खासकर जब एडवांस पार्किंसन डिजीज है, तो ये पेशेंट जो है वो कन्फ्यूजन में आ सकता है और बिहेवियर चेंज हो सकता है। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि क्या ये इन्फेक्शन तो नहीं हुई इस पेशेंट को जिसकी वजह से ये जो बिहेवियर चेंज हो गया, डिलीरियम हो गया या कन्फ्यूजन हो गया या आपका ड्राउजीनेस हो गया। और दूसरा जो है वो ड्रग्स का है कि क्या ये ड्रग्स तो इंटरेक्शन नहीं है, पॉलीफार्मेसी तो नहीं है। अगर ये दो चीज़ें हमारे डॉक्टर्स भी और पेशेंट भी समझ लें और केयर गिवर्स भी समझ लें कि अगर पेशेंट्स को कन्फ्यूजन है, बिहेवियर चेंज हुआ है, बेहोशी की हालत में जा रहा है, तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है रूल आउट करना कि दवाइयाँ ठीक हैं कि नहीं है, कम तो नहीं करनी चाहिए, और दूसरा कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है यूरिन में या लंग्स में। जी, तो अगर कोई और दवा ले रहे हैं तो अपने विशेषज्ञ को ज़रूर बताएं और उनसे ये समझ लें कि जो आप पार्किंसन डिजीज़ की दवाएं ले रहे हैं उनसे कितने अंतर में आपको दूसरी दवाएं लेनी है या कौन सी दवाएं ऐसे में बंद करनी है। फिलहाल हमारे साथ तापस हैं उड़ीसा से फ़ोन लाइन पर। पूछिए सवाल। बहुत स्वागत आपका टोटल हेल्थ में तापस जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैं 2017 साल से ट्रीटमेंट चालू किया हूँ। इसका लक्षण इसका पहले से था जी। तो मैं एमांट्रेल, टीडोमेट प्लस, लिविपिल एंड सिंडोवासियर ये 4 मेडिसिन लेता हूँ टाइम टू टाइम। राइट। एक्सरसाइज और खेल कूद भी करता था, पर अभी क्या है कि उसका जो ये है, जो मेमोरी मेरा बहुत वीक होते जा रहा है धीरे धीरे, और ये जो एक्सरसाइज करने से थोड़ा ज्यादा ट्रेम्बलिंग होता है। एज कितनी है आपकी? मेरा एज अभी 59 है मैडम जी। डॉक्टर दिव्यानी जी, तो दो इम्पॉर्टेंट बात है इनके केस में। पहला कि इन्होंने बताया कि काफ़ी लंबी हो गई है इनकी बीमारी, प्रॉबेबली लक्षण इनको 2018 से दवाइयों पे हैं लेकिन पहले से ही थे, तो काफ़ी लंबी हो गई है बीमारी। और दूसरे पॉइंट जो उन्होंने बताया कि मेमोरी में भी दिक्कत आती है, तो ये जो होता है मेमोरी का प्रॉब्लम या बाकी जो हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस कहते हैं जैसे जजमेंट, प्लानिंग, मेमोरी, इन सब में दिक्कतें आ सकती हैं पार्किंसंस के रोग में भी। और वो यूजुअली होता है जब जो बीमारी है वो थोड़ी एडवांस स्टेज में जा रही हो। तो पार्किंसोनिज्म जिनकी हमने पहले बात की थी उनमें ये चीज़ें पहले आ सकती हैं, लेकिन पार्किंसंस में एडवांस स्टेज में ये कुछ नॉन मोटर सिम्टम्स आ सकते हैं। तो ये बीमारी का ही हिस्सा है, लेकिन इसके अलावा जब भी इस तरह का नया लक्षण आता है हमें हमेशा जांच करनी होती है कि कोई विटामिन की कमी तो नहीं है और कोई कारण तो नहीं है जिसकी वजह से इनके मेमोरी में या इन तरह की दिक्कतें आ रही हैं। जी, टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं पार्किंसन रोग के बारे में। विशेषज्ञों से जानेंगे कुछ और बातें एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए टोटल हेल्थ, हम जल्द लौटते हैं। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1,
किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। पार्किंसंस डिजीज के विषय में हम बात कर रहे हैं। विशेषज्ञों का खास पैनल है हमारे साथ, डॉक्टर राजेंद्र एम धमीजा, डॉक्टर दिव्यानी गर्ग, डॉक्टर कमलजीत गर्ग। कुछ और जानकारी लेते हैं विशेषज्ञों से रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर धमीजा आपसे कि क्या पार्किंसन रोग आनुवंशिक होता है? कुछ केसेस में आनुवंशिक हो सकता है, लेकिन ये बहुत कम केसेस हैं, 10% के आसपास। जी डॉक्टर दिव्यानी, क्या इसका प्रभाव सिर्फ मूवमेंट पर होता है, यानी मोटर सिम्टम्स ही व्यक्ति में आते हैं? जी नहीं, मोटर और नॉन मोटर सिम्टम्स दोनों आते हैं। डॉक्टर कमलजीत, क्या सिर पर चोट लगने से या हेड इंजरी से पार्किंसन का खतरा बढ़ सकता है? देखिए, ऐसा सामान्य तौर पे जो हम पार्किंसन के बीमारी के मरीज़ देखते हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि चोट लगने से उनको पार्किंसन के रिस्क बढ़ गए हैं। जी डॉक्टर धमीजा, क्या हर व्यक्ति में हाथ कांपने के साथ या कंपन के साथ ही रोग की शुरुआत होती है? ज़्यादातर यही देखा गया है कि एक साइड से एक हाथ का कंपन शुरू होता है, लेकिन इस बीमारी में कुछ वर्ष पहले से ही सिम्टम्स हैं, जैसे सूंघने की शक्ति जाना या कॉन्स्टिपेशन होना या नींद में हड़बड़ाहट होना। ये सब 3 चीज़ें जो हैं वो शुरुआत बीमारी के डायग्नोसिस से पहले भी हो सकती हैं। जी डॉक्टर दिव्यानी, क्या रोग की पहचान या उसके निर्धारण के लिए सिर्फ क्लिनिकल सिम्टम्स ही काफ़ी होते हैं या कोई जांच भी करवाई जाती है? क्लिनिकल सिम्टम्स ही हैं जिससे डायग्नोसिस बनता है। सपोर्ट के तौर पे कभी कभी हम मस्तिष्क स्कैन भी करा सकते हैं, लेकिन डायग्नोसिस क्लिनिकल है। डॉक्टर कमलजीत, क्या डीबीएस की जो सर्जरी है वो हर रोगी के लिए लाभकारी है पार्किंसंस डिजीज़ में? नहीं, देखिए, हर पार्किंसन के रोगी के लिए डीबीएस एक अच्छी सर्जरी या अच्छा ऑप्शन नहीं है। इसके लिए सिलेक्टेड पेशेंट्स होते हैं जिनमें हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जी डॉक्टर धमीजा, बहुत से लोग ये मानते हैं कि जो दवा लिवोडोपा दी जाती है आमतौर पर पार्किंसंस डिजीज़ में वो टॉक्सिक होती है, उसकी लत पड़ सकती है और समय के साथ असर ही नहीं करती। अभी जो रिसेंट पिछले 10 सालों में रिसर्च आई है वो यही है कि लिवोडोपा टॉक्सिक इतनी नहीं है जितना उसका असर है, तो इसलिए हम शुरुआत में ही लिवोडोपा ट्रीटमेंट करते हैं और इनिशियल ट्रीटमेंट ही लिवोडोपा है। जी डॉक्टर दिव्यानी, अगर सिम्टम्स नियंत्रित हो या कंट्रोल्ड लगे तो दवा बंद कर देनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर कमलजीत, क्या डीबीएस की जो सर्जरी है उसके साथ रिस्क एसोसिएटेड है और बहुत जटिल सर्जरी होती है? देखिए, हाँ, एक ये जटिल सर्जरी है, तो इसके लिए विशेषज्ञ न्यूरोसर्जन होते हैं जो इस सर्जरी को करते हैं, तो बट इतना रिस्क नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस कर चुकी है और आमतौर पर हम देखते हैं कि तो सर्जरी काफ़ी सेफ रहती है। जी डॉक्टर धमीजा, समस्या बढ़ने के साथ व्यक्ति को इनमें से कौन सी समस्या हो सकती है या जटिलता हो सकती है? खाना निगलने में दिक्कत, पाचन ठीक ना रहना या ब्लैडर कंट्रोल खो देना? ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं। निगलने में दिक्कत हो सकती है, यूरिनरी प्रॉब्लम हो सकती हैं, और जैसे कि हमने बताया कि दवाई के साथ साथ जो डाइजेशन है या जो swallowing प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती हैं। जी डॉक्टर दिव्यानी, क्या इसमें व्यक्ति की आईसाइट या विजन प्रभावित हो सकता है और क्या उसमें डिमेंशिया की संभावना बढ़ जाती है? विजन या आईसाइट पे कोई प्रभाव नहीं होता पार्किंसंस डिजीज़ का। डिमेंशिया, जैसा कि हमने बात की थी पहले, एडवांस पार्किंसंस में हो सकता है। जी डॉक्टर कमलजीत, क्या अगर व्यक्ति की डीबीएस सर्जरी करवाई जाती है उसके बाद दवाओं की कोई भूमिका नहीं रहती, दवाएं बंद कर दी जाती हैं? ये बिल्कुल गलत बात है। यूजली आजकल हम दवाएं कम कर देते हैं क्योंकि पार्किंसन में डीबीएस का रोल सिर्फ मोटर सिम्टम्स में है। नॉन मोटर सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए दवाएं ज़रूर दी जाती हैं।
जी डॉक्टर धमीजा, क्या एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग करना, प्राणायाम करना पार्किंसंस डिजीज के रोगियों को कुछ लाभ दिला सकता है? बिल्कुल दिला सकता है, कुछ नहीं काफ़ी लाभ दिला सकता है, और ये फिजिकल एक्सरसाइज, एरोबिक्स बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर देवयानी, कुछ प्रश्न भी थे। शिखा जी थी और दीपिका जी थी, इनका सवाल ये था, हम रैपिड फायर में शामिल कर रहे हैं कि क्या ग्रीन टी से या कैफीन के सेवन से कुछ लाभ होता है? बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली कैफीन यानी कि कॉफ़ी को पाया गया है कि ये कुछ हद तक प्रोटेक्टिव है पार्किंसंस के लिए। ग्रीन टी के लिए अभी कोई साबित नहीं किया गया है, लेकिन उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो इन जनरल हेल्थ के लिए ग्रीन टी अच्छा है। जी डीबीएस की सुविधा कहाँ कहाँ पर उपलब्ध है? क्या आसानी से अच्छे सेंटर्स पर जो देश में हैं, सरकारी अस्पतालों में इसे करवाया जा सकता है डॉक्टर कंवल जी? हाँ जी, डीबीएस की सर्जरी मोस्टली जो बड़े न्यूरोसर्जिकल सेंटर हैं उसमें उपलब्ध है। पहले ये सेंटर काफ़ी कम थे, अब ये सर्जरी काफ़ी कॉमनली की जाती है, बट मेरा मशवरा यही है कि उसी सेंटर पे ये ऑपरेशन कराना चाहिए जहाँ पे ये रूटीनली किया जाता है, क्योंकि रिजल्ट डिपेंड करते हैं आपके सर्जन के एक्सपर्टीज़ पर। जी किस तरह का लाइफस्टाइल रखना इस रोग की संभावना को कम कर सकता है डॉक्टर धमीजा? जीवन शैली को संतुलित करना, पॉजिटिव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को बिजी रखना, और जितना आप व्यायाम कर सकते हैं, चाहे वो योगा हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, ये सब लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अच्छा योगदान देते हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, डीबीएस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो डीबीएस के लिए पेशेंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पेशेंट के लिए डीबीएस कारगर रहेगा नहीं रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पहला ये कि ये पेशेंट जो है लीवोडोपा से रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, तभी डीबीएस के लिए टीम हो सकता है। दूसरा ये है कि उसमें कुछ साइकोलॉजिकल या न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स नहीं होने चाहिए, और तीसरा उम्र का भी एक कट ऑफ है जिसके लिए हम टीम एफर्ट के हिसाब से हम यूज करते हैं कि क्या ये पेशेंट सूटेबल है या नहीं है। हर आदमी, हर पेशेंट पार्किंसन का डीबीएस के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन जिसमें सूटेबिलिटी है, जो पेशेंट जिसके लिए कारगर होगा, उसमें बहुत कारगर है। जी डॉक्टर देवयानी, आजकल गट ब्रेन एक्सेस की बात हो रही है, किस तरह की डाइट, और क्या पार्किंसंस डिजीज में डाइट का कुछ ऐसा रोल है जिससे संभावना कम हो, या रोग के अगर लक्षण आने लगे हैं तो उसमें कुछ लाभ प्राप्त हो सके? जी, ये गट ब्रेन एक्सेस का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हो रही हैं। कोई डेफिनेटिव कंक्लूजन नहीं है, लेकिन फिर भी ये सुझाव आ रहा है कि प्रोबायोटिक्स जो होते हैं उनका सेवन करना चाहिए, वो आपके गट को हेल्दी रखते हैं। और दूसरा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कब्जियत या कॉन्स्टिपेशन का मैनेजमेंट बहुत ही आवश्यक है। कॉन्स्टिपेशन अगर है मरीज़ को तो उसका इलाज कराएं, क्योंकि उसके होने से जो लीवोडोपा का असर है वो भी कम हो जाता है। जी, जो लोग सर्जरी के लिए सोच रहे हैं, बहुत बार सर्जरी को डिले करने की कोशिश की जाती है या असमंजस में रहते हैं, डॉक्टर कंवलजीत क्या कहना चाहेंगे? टाइमिंग कितनी इम्पोर्टेंट है और कितना जो है प्रभाव डाल सकती है? देखिए, ऐसा है कि अगर आपके विशेषज्ञ न्यूरोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि अभी स्टेज आ गई है कि आप डीबीएस करवा लें, तो मैं ये कहना चाहूँगा तब डीबीएस करवा लेना चाहिए, क्योंकि डीबीएस सर्जरी आजकल काफ़ी सेफ़ है और उससे आपकी जीवन शैली पे काफ़ी अच्छा असर पड़ सकता है। जो कुछ दवाओं के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, दवाओं की डोज कम हो जाएगी तो वो साइड इफ़ेक्ट भी चले जाएंगे। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर धमीजा, डॉक्टर देवयानी, डॉक्टर कंवलजीत। आपने विस्तार से बताया है कि किस प्रकार पार्किंसन रोग की पहचान हो सकती है, इलाज के विकल्प क्या हैं, और सबसे बढ़कर कि किस तरह से आपको दवा या इलाज लेना है जिससे न सिर्फ जटिलताएं कम हो बल्कि बीमारी और लक्षणों को भी नियंत्रित रखा जा सके। बहुत धन्यवाद हमारे सभी विशेषज्ञों का। कहते हैं जिंदगी में कई राहें थी, बट कुछ राहों को ही चुना हमने, हमारे लिए सबसे बेहतर थी इसीलिए उन्हें चुना हमने। जीवन में हमारा चुनाव, हम किस तरह का आहार लेते हैं, जीवन शैली कैसी है, यही निर्धारित करता है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा। क्योंकि स्वास्थ्य ही जीवन में असली पूंजी है, तो क्यों ना इस पूंजी को कमाया जाए। अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए एक नया कदम उठाया जाए। तो आज से ही आप अपनी सेहत को अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए। स्वस्थ जीवन शैली, शारीरिक सक्रियता, खान पान और तनाव को दूर रखना, ये सभी उपाय न सिर्फ पार्किंसन रोग की संभावना को कम कर सकते हैं, बल्कि अच्छी जीवन शैली को अपनाकर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं, निरोगी जीवन प्राप्त कर सकते हैं। लंबा जीना है, अच्छा जीना है, तो स्वस्थ जीवन जीने का चुनाव कीजिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।